नाज़रीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही मशहूर एक गाना रहा है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब अगर इसको यूं कहा जाए कि इस शहर में नहीं बल्कि लगभग हर शहर में हर इंसान परेशान है, और वो परेशानी क्या है। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आज हम दमा अस्थमा पर बात करेंगे। हमने अपने इस मौजू पर अस्थमा को लेकर और आलूदगी को लेकर हमारी कैमरा टीम बाहर गई और कुछ लोगों से हमने इस पर बातचीत भी की। क्या रही बातचीत, लोगों का क्या ख्याल है इस मर्ज को लेकर और पोल्यूशन को लेकर, आइए देखते हैं और सुनते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो गाड़ियाँ और कंस्ट्रक्शन जो इतना ज़्यादा स्विंग पे है, उसकी वजह से मैक्सिमम पॉल्यूशन होता है। एक घर पे 4-4 गाड़ियाँ हैं, जिससे कि काफ़ी हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो रहा है। जो सरकार कैंपेन चला रही है प्रदूषण रोकने के लिए, उसको हम फॉलो करें और उसको अच्छी तरह से हम लोगों को कह करके जागरूक करें ताकि जो है प्रदूषण कम हो। जब तक हम पर्सनल लेवल पे इस चीज़ के आगे नहीं आएंगे तब तक गवर्नमेंट की कोई स्टेप काम करने नहीं वाली। तो मेरे हिसाब से हर पर्टिकुलर व्यक्ति को अपनी तरफ से एक स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स खास तौर से ध्यान देंगे। अगर वो बच्चों को प्लांटेशन के ऊपर प्रेरित करे तो प्लांटेशन से, ग्रीनरी से फिलहाल बहुत ही राहत मिलेगी और पॉल्यूशन तो अब जो है वो रहेगा, पता नहीं कम होगा या नहीं होगा। एक तो हमारा पॉपुलेशन बूम काफ़ी हुआ है, दूसरा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी कोई सही नहीं है। जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी गाड़ियाँ यूज़ करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेट्रोज़ वगैरह के। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके बाद दिल्ली के जो आसपास के एरिया हैं जैसे कि पंजाब और यहाँ पे फसलें वगैरह जलाई जाती हैं, तो उससे एक पर्टिकुलर सीज़न में भी काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ जाता है। खुलेआम सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरा वातावरण रखनी चाहिए। जो फैक्ट्रियां हैं उनका जो धुआं निकलने वाला है वो कम लेयर पे रखा गया, उसकी लेवल थोड़ी हाई पे रखनी चाहिए पॉल्यूशन के लिए। इसमें नैतिक जिम्मेवारी हमारी होती है, खुद से हम अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखें। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जो वॉल गार्डन्स वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उस वजह से मेरे को लगता है शायद कंट्रोल में आएगा। बट ये रिजल्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। जैसे ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट हुआ है कुछ महीनों से। अपने घर के अगल बगल साफ़ सुथरा रखना, फिर दूसरों को गाइडेंस करना कि आप यहाँ पर कचरे मत डालो, यहाँ पर स्मोकिंग मत करो, ड्रिंकिंग मत करो। तो जैसे जैसे हम सुधरेंगे वैसे वैसे दूसरे को बताएंगे। अगर हम खुद उस कल्चर में ढलते चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी 22 साल का हूँ, तो मैं अपने बर्थडे पे 22 प्लांट करके आया था। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने तो जल्दी चले जाना है, लेकिन इस धरती ने रहना है, तो किसी को तो फ़ायदा होगा। इस बातचीत में हमारे साथ जो मशहूर मारूफ डॉक्टर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रोहित सरीन। आप डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ में। हमारे साथ जो दूसरे डॉक्टर तशरीफ़ रखते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, आप हैं डॉक्टर जे.सी. सूरी। आप कंसल्टेंट प्रोफेसर हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। डॉक्टर सरीन, आपसे ही शुरुआत की जाए, चूँकि अस्थमा या दमे की बात बाद में आती है। पहले तो जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं, मुझे लगता है कि सांस लेना भी कुछ दिनों बाद पता नहीं बंद करना पड़ेगा या कैसे सांस लें समझ में नहीं आ रहा। इतनी ज़्यादा आलूदगी बढ़ चुकी है, पोल्यूशन बढ़ चुका है। पोल्यूशन पे थोड़ा सी रोशनी से शुरुआत चाहूँगा मैं आपसे। देखिए, पोल्यूशन कुछ तो ऐसा है जो कि हम सब लोग जानते हैं, जैसे आपने कहा धुआं है, डस्ट है, जो हम देख सकते हैं, और कुछ पोल्यूशन ऐसा है जो हम देख नहीं सकते, और अधिकतर हानिकारक यही पोल्यूशन है जो हम देख नहीं सकते। फिर कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको इंसान जब इनहेल करता है तो वो गैसेस जब अंदर जाती हैं तो वो हमारे जितने भी लंग के जो भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, तो कई बार तो वहाँ पे मतलब इतने सख्त बीमारी आ जाती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कह देते हैं। सांस की नलियाँ इतनी सिकुड़ जाती हैं, और कई बार लंग पैरेन्काइमा भी डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से लंग सिकुड़ भी जाता है। इनफैक्ट पोल्यूशन कितना है वातावरण में, इसको हम एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम ये नापते हैं कि भाई
ये जो भी एयर है यहाँ पे, जो हवा है, वातावरण है, ये कितना प्रदूषित है। बिल्कुल मौसम के साथ ही बदलता है, जैसे सर्दी हुई तो इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। बिल्कुल फसल कटती है तो उससे जो भी वातावरण में कई बार वो फसल जला देते हैं, जैसे आपने सुना कई बार हैं, पीछे और खबरों में रहा है और ये। प्रदूषण बहुत बिल्कुल। फैल जाता है। फैल तो जाता मतलब है। इस तरह से डॉक्टर सूरी, डॉक्टर सरीन ने तो बिल्कुल तस्वीर हमारे सामने रख दी, पोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया। जैसे ही हम पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, एक बिल्कुल सेहतमंद आदमी है, लेकिन वो जैसे ही पोल्यूशन के कांटेक्ट में आया तो क्या अस्थमा की शुरुआत वहीं से होती है, या अस्थमा एक अलग बीमारी है जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि पोल्यूशन हो? देखिए, अस्थमा एक अलग से बीमारी है जिसका एक हेरिडिटरी बेस है। अच्छा। क्योंकि ये पुश्त दर पुश्त फैमिलीज में चलता है। तो सबसे पहले जब आप पैदा होते हैं जी, तो आप एक अस्थमा की प्रवृत्ति लेकर पैदा होते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में मदर, फादर या भाई बहन किसी को अस्थमा है तो आप में अस्थमा होने का चांस 7 गुना बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं मोस्ट पोटेंट हेरिडिटरी डिजीज, अस्थमा। तो ये एक फैमिली और हेरिडिटरी, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो जब हम एक प्रवृत्ति, अस्थमा होने की प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं, तो फिर उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर में भी अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हैं, जैसे अलर्जेंस हैं। तो अलर्जेंस हम उन वस्तुओं को, सब्सटेंसेस को, पदार्थों को बोलते हैं जो जीवित चीज़ों से निकलती हैं, जैसे कि पोलन्स है जो फूलों से निकलते हैं, बिल्कुल, या फंगस स्पोर्स हैं, राइट, या आपके घर में जैसे ये कारपेट है तो इसके अंदर हाउस डस्ट, जो डस्ट है ये हिल के एकदम एयरबॉर्न हो जाती है मिट्टी में, और उसमें ढेर सारे डस्ट माइट्स आ जाते हैं। ऐसे ही जब पोलन सीजन आता है, फ्लावर्स में से पोलन्स आ जाते हैं। क्योंकि अस्थमा एक कम्बिनेशन है, एक जन्मजात प्रवृत्ति और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें अलर्जेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें घर में पेट्स भी हैं, एनिमल जो खाल से बाल निकलते हैं वो भी हैं। अच्छा। तो ये तो हम इनको एलर्जेंस बोलते हैं। बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं ये सब इमरजेंस। जब एक व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, बिल्कुल ठीक, तो उसकी सांस की नलिकाओं में एक सूजन आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। जैसा कि मैं आपको इस मॉडल के जरिए बता सकता हूँ। ये जो सांस की नलिकाएं हैं जी, ये एक नॉर्मल व्यक्ति की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल साफ, पूरा साफ है, और उसमें अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें जो ल्यूमन है उससे आदमी सांस लेता है अंदर बाहर। तो ये है। तो ये जो आप अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो आप देखेंगे तो इसका जो ल्यूमन का आकार है एक तो छोटा हो गया, और इसमें एक सूजन जो आप लाल कलर में आपको दिखाई दे रही है। तो जब हम एलर्जन के संपर्क में आते हैं तो हमारी सांस की नलिकाओं में ये एक सूजन आनी शुरू है। तो ये इसको हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ओके। तो ये अस्थमा, दमा एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसमें हमारी सांस की नलिकाओं में सूजन आ गई। जब एक बार इसमें सूजन आ गई तो ये हमारी सांस की नलिकाएं एकदम संवेदनशील हो जाती है। संवेदनशील का मतलब है अब ये जब किसी ट्रिगर के संपर्क में आती है, पहला अलर्जन था, अब है ट्रिगर। ये ट्रिगर क्या है? अब ट्रिगर जैसे आप जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, हमारे एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स हैं, बिल्कुल, ये है, या ठंडी हवा है, एक्सरसाइज है, इवन इमोशनल फैक्टर्स हैं। तो जब भी इस तरीके का कोई ट्रिगर, डस्ट है, फ्यूम्स है, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, तो वो जब इसके संपर्क में आते हैं तो ये जो हमारे इसके साथ जो ये मांसपेशियां हैं ये सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, ये सिकुड़ जाती हैं। एक तो है सूजन, ऊपर जब सूजन हो गई जिसको, तो ये सांस की नलिकाएं संवेदनशील हो गई। और जब ये ट्रिगर के संपर्क में आएंगी, एकदम से इसका जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़न में चली जाएंगी, और इसको हम अस्थमा अटैक बोलते हैं। सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम दमा का अटैक भी बोलते हैं। तो जब ये होता है तो मरीज को एकदम सांस फूलने लग जाता है। अच्छा, तो ये जो है, ये इसके अब सिम्टम्स के बारे में आप बताना चाह रहे हैं कि अस्थमा के क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ये इसके बाद मरीज को लक्षण जो आने शुरू हो जाते हैं, एकदम जो है उसको सांस फूलना, वीजिंग होना, खांसी होना। सूजन का पता भी नहीं चलता क्या? ये कई बार नहीं पता चलता, महीनों तक मरीज के अंदर सूजन है, लेकिन वो जब किसी
ट्रिगर के संपर्क में आता है या फिर फ्रेश एलर्जन के संपर्क में आता है। अच्छा। जब ये सूजन बढ़ जाती है तो और ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, तो फिर ये लक्षण और अस्थमा अटैक आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि जो पहले जिनमें मान लो 100 व्यक्तियों को प्रवृत्ति है तो वो हो सकता है 20 को बीमारी होती है। राइट। पोल्यूशन बढ़ने से अब वो 40 को हो सकती है, 50 को हो सकती है। तो इस वजह से पोल्यूशन दमा का जो हमारा नंबर है जो वो मरीज है, इंक्रीज कर रहा वो है, बढ़ना शुरू हो गया। वो बढ़ना शुरू हो गया। तो डॉक्टर सरीन, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पोल्यूशन से फिर बचना ये तो बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है, कैसे इससे बचा जाए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसकी समझ जो है वो आसान है, कैसे करना है वो कठिन है, वो मुश्किल है, वो कठिन है, बिल्कुल सही, पर समझ आसान है। अब जैसे अगर हम ये कहें कि भाई ठीक है, जो हम व्हीकुलर पोल्यूशन है, अगर हम ये कहें कि जी सब गाड़ियों के अंदर हम CNG लाएंगे तो पोल्यूशन थोड़ी कम होगी। अगर हम ये कहें कि भाई गाड़ियों के लिए हम कार पूलिंग कर लेंगे तो सड़क पे गाड़ियां कम हो जाएंगी, गाड़ियां रजिस्टर कम करें तो पोल्यूशन कम हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि जितनी ये फैक्ट्रियां हैं और फैक्ट्रियों के अंदर से जो पोल्यूटेंट निकल रहा है, अगर हम उनके अंदर ऐसे फिल्टर्स लगा दें कि वातावरण में वो पोल्यूटेंट ना जाए तो पोल्यूशन कम हो जाएगी। अगर हम घर में भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बार इतना पोल्यूशन हो जाता है, अगर हम दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर हो तो पोल्यूशन कम हो जाएगी। तो पोल्यूशन कम करने के लिए तरीके तो हैं, परंतु उनको अपनाना और एक्चुअली इम्प्लीमेंट जो होता है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे गैप्स हैं। बिल्कुल जाहिर। और जब तक हम सभी, और ये देखिए, ये एक जो भी परिवर्तन लाना है, ये सरकार ने परिवर्तन नहीं लाना, ये आप हम जैसे लोगों ने लाना है, ये सोसाइटी ने लाना है। अच्छा, बच्चे को बहुत एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, वो इस प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ है, वो कैसे बताएगा, ये कैसे पता चले माँ बाप को कि इसको अस्थमा की प्रॉब्लम है? देखिए, अक्सर ये जो जैसा आपने भी बोला, इसको हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं, जो जिसका हेरिडिटरी से ताल्लुक होता है, ठीक है, वो बचपन में ही शुरू होता है। अच्छा। तो शुरू के पहले या दूसरे साल या कभी जल्दी भी वो ये बीमारी शुरू हो जाती है। हालांकि उस वक्त कभी कभी ये जानना, ये कहना कि ये दमा है मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों में अदर वायरल इन्फेक्शंस भी काफ़ी कॉमन होते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो वो वायरल इन्फेक्शन से जो लक्षण होते हैं और जो दमा के लक्षण होते हैं, कई बार उनमें एक जैसे नजर आते हैं, काफ़ी लगते हैं कि उनमें हमें डिफरेंस पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वायरल इलनेस तो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगी, कुछ दिनों में खत्म होगी। बिल्कुल। अस्थमा एक लंबी बीमारी है, बिल्कुल, या जीवन भर तक रहने वाली बीमारी। तो मतलब आप का कहने का मकसद ये है कि ये एक फैटल डिजीज इसको माना जाए, ये क्यूरेबल नहीं है क्या? नहीं, लकीली अस्थमा फैटल डिजीज नहीं है। अच्छा। अस्थमा से मृत्यु उतना नहीं है अगर हम इसका ठीक से इलाज करें। डॉक्टर सरीन, जैसे अस्थमा पे बात चल रही है, ब्रोंकाइटिस जो है ये किस तरीके से अस्थमा से इसको हम अलग कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि बड़ा को रिलेटेड लगती हैं ये चीजें ना एकदम। तो एक आम आदमी की उसको समझ में नहीं आता कि ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा का मामला है, क्या मामला है, कैसे डिसाइड करें? क्योंकि दोनों में एक जो कॉमन सिम्टम है वो तो ये है कि सांस की तकलीफ हो रही है। तो जब भी मरीज आता है उसको तो ये नहीं मालूम मुझे दमा है या मुझे ब्रोंकाइटिस है या वैसे साधारण खांसी है। बिल्कुल, जो भी है वो तो अपने सिम्टम से, अपने लक्षण से आता है हमारे पास। अब इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अगर हम मूल रूप में देखें तो अस्थमा, जैसे डॉक्टर सूरी ने समझाया इन ट्यूब्स के ज़रिए कि भाई ये एक जो भी हमारी हवा की जो अंदर नलियां हैं ये सिकुड़ सी जाती हैं, और ये सिकुड़ जाती हैं जब कोई ट्रिगर आता है तब सिकुड़ती हैं ज़्यादा और तब अटैक आता है, और जब वो ट्रिगर चले जाता है तो फिर वो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाती हैं। तो अस्थमा का अटैक ख़त्म हो गया। तो यानी कि एक हॉलमार्क है अस्थमा का कि ये रिवर्सिबल होता है, जो आता है और चले जाता है। ट्रिगर मैकेनिज्म है, हेरेडिटरी है। ऑन दी अदर हैंड जो ब्रोंकाइटिस है ये एक मोर और लेस परमानेंट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, परमानेंट डैमेज कॉज करता है।
अच्छा, और इसके अंदर स्मोकिंग का एक बहुत अहम रोल है, और हाँ, वातावरण की पोल्यूशन का भी इसमें बहुत एक अहम रोल है। बिल्कुल। एंड इसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो जैसे कि अब इन्होंने ये बताया कि ये जो मस्कुलर लेयर है वो सिकुड़ती है, तो उसके अंदर मस्कुलर लेयर सिकुड़ने की बात ही नहीं होती, उसके अंदर ये पूरी इन्फ्लेम्ड ही होती है, और ये नली जो आप देखते हैं ये छोटी 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 हो जाती है। ओहो। और फिर वो रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती है, और वो सांस जो है, पहले जो इंसान को थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पे फूलता था, अब वो बैठे बैठे भी फूलने लग जाता है, या कुछ कदम चलने पे फूल जाता है, तो वो प्रोग्रेसिव होता है। एज ग्रुप भी इसके अंदर ये देखा गया है कि जनरली 50 साल से ऊपर के लोगों में अगर किसी को सांस की बीमारी पहले शुरू हुई है, तो वो ब्रोंकाइटिस की तरफ पॉइंट करती है, और अगर वो इंसान स्मोकर है तो वो जाहिर है कि हाई चांस है कि उसको ब्रोंकाइटिस ही होगा, अस्थमा नहीं होगा। क्योर तो दोनों का नहीं है, पर मैनेजमेंट दोनों का है, पर टारगेट ऑफ मैनेजमेंट अलग है। जबकि दमा है, वहाँ हम टारगेट करते हैं कि भी रिवर्सिबिलिटी पूरी हो जाए, जितनी सुकड़ी है वो जितना फैल सके उतना बेहतर। तो अस्थमा में तो वो टारगेट रहता है। एग्जैक्टली। बट ब्रोंकाइटिस में टारगेट रहता है कि इसकी डिटीरियोरेशन बढ़े ना, डिटीरियोरेशन का रेट जो है वो कम हो। हाँ, वो जो है वो कंट्रोल्ड रहे। सो मतलब टारगेट ही डॉक्टर का जो है एक अलग हो जाता है। तो हम ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करते हुए कभी ये नहीं सोचते, फिर दवाइयाँ भी थोड़ी थोड़ी अलग हैं। एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो दमा को विशेषकर दी जाती हैं, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो ब्रोंकाइटिस को दी जाती है। मतलब ये दोनों चीजें फर्क से हैं, लेकिन ख्याल रखने की जो है वो बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर सूरी, जो दमा के पेशेंट हैं अक्सर वो खाने पीने में बहुत एहतियात रखते हैं, इस बात को देखने में आता है। एक डॉक्टर के नज़रिए से, एक आपके नज़रिए से, आम आदमी को जिसको ये परेशानी है, खाने पीने में क्या एहतियात करे? देखिए, दमा ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों से नहीं होता। अगर किसी रोगी को ऐसा लगता है कि हर बार वो एक पर्टिकुलर फूड आइटम को जब वो लेता है और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है, और ऐसा कई बार होता है, रिपीट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर फूड आइटम से उसको एलर्जी हो सकती है, और ये मुश्किल से 5% से ज़्यादा लोगों को नहीं होगा। मौसम का असर पड़ता है, सर्दी है, गर्मी है, दमा के मरीजों पर? हाँ, मौसम का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ख़ासतौर पर अगर एलर्जेंस मौसमी हो। तो मौसम की बात आपने की, तो मौसम में क्या होता है कि सर्दियों में वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, कॉमन होता है। कोल्ड एयर ब्लास्ट है, जैसे ठंडी हवा है, एकदम, हाँ वो है। तो अगर पहले से ही जो सांस की नलिकां सेंसिटाइज्ड है, मतलब उनमें सूजन है विद एलर्जन एक्सपोजर, बिल्कुल ठीक, तो जैसे ही ट्रिगर से संपर्क होगा तो उनको दमा का अटैक होगा। हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री है, मार्बल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्टोन क्रशर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ छोटे बच्चे काम करते हैं। उन मामलों में उनको ब्रोंकाइटिस या उनको लंग्स की क्या खतरात पैदा हो सकते हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं? ये मैं कहूँगा आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। जब ये स्टोन को क्रश किया जाता है, चाहे मार्बल को क्रश किया जाता है, चाहे टाइल वर्क हो, चाहे कुछ भी इस तरह का हो, जहाँ पे एक स्टोन का, जिसका हम सिलिका कहते हैं, वो वातावरण में आता है, और वो वातावरण में जो सिलिका है, जब कोई उसको सांस के द्वारा अंदर अपने फेफड़े में ले लेता है, तो वो फेफड़ों में एक परमानेंट सा डैमेज कर देता है। इसको हम सिलिकोसिस कहते हैं, एक ये बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। इसमें भी जो सिम्टम है वो सांस का ही रहता है। मरीज को अधिकतर सांस होगा, खांसी होगी, और जैसे कि ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं उसी तरह के सिम्टम्स होंगे, चलने में सांस होगा, बीमारी बढ़ती चली जाएगी, रोकने में नहीं आएगी, और बलगम काफ़ी आता है। तो मतलब ये है कहने का कि भाई ये सिलिका को शरीर से निकालने का कोई साधन नहीं है, शरीर के अंदर अपनी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो सिलिका है इसको डिस्ट्रॉय कर सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इसको सिर्फ बलगम के द्वारा, जो भी बलगम बनता है, बलगम के द्वारा ही ये पार्टिकल बाहर जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। और अंदर रहता है और नुकसान करते जाता है जब तक कि फेफड़े बिल्कुल ही खराब नहीं हो जाते और ऐसे सिकुड़ जाते हैं। डॉक्टर सूरी, क्या ये अस्थमा जो है किसी के अस्थमेटिक पेशेंट के कांटेक्ट में आने से क्या ये ट्रांसफ़र हो जाता है?
नहीं, दमा एक संक्रामक रोग नहीं है। नहीं है, नहीं, क्योंकि बड़ी मिथ मानी जाती है कि सांस की बीमारी है, दूर बैठा जाए जरा इनसे। नहीं, जैसा कि मैंने बोला ये हेरिडिटरी से है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क में आने से या चाहे कितना ही क्लोज कांटेक्ट में आए, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज वैसे तो कहा जाता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है, वैसे अपने आप को ही बिल्कुल फिट रखती है। दमा के केस में अगर हम बात करें एक्सरसाइज की या योगा की, तो क्या कितना बेनिफिटेड है ये? देखिए, एक्सरसाइज भी एक ट्रिगर है। जब हम ट्रिगर्स की बात कर रहे थे तो तब हमने एक्सरसाइज का नाम नहीं लिया, तो इसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को पहले से, जैसा मैंने बोला, सेंसिटाइजेशन है एलर्जन से और अंदर सूजन है, तो तब एक्सरसाइज करने से दमा का अटैक हो सकता है। लेकिन एक्सरसाइज इसका ये मतलब नहीं है कि दमा के मरीज को एक्सरसाइज नहीं करना, लेकिन दमा के मरीज को ठीक से इलाज करना है, अपनी बीमारी को कंट्रोल करके फिर उसको एक्सरसाइज करना है, तो फिर उससे उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि एक्सरसाइज कैन कॉज एस्थमा अटैक, कैन कॉज। तो जैसे कि हमने बोला एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, तो वो सभी काफी जो दमा के मरीज हैं, बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल ऐसे मरीज हैं जिनको सिर्फ एक्सरसाइज से ही होता है। जैसे कुछ एथलीट्स होते हैं, तो जब वो उस लेवल की एक्टिविटी करते हैं तो उनको ये ब्रेथलेसनेस होती है। तो अक्सर ये अगेन डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि वो भागने से, इतनी एक्टिविटी से सांस फूल रहा है या उनको कहीं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा की शिकायत है। तो उसके लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं, उसी एक्सरसाइज जैसे माहौल को सिमुलेट करके उनमें वो चीज हम क्रिएट करके उसका डायग्नोसिस करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि या तो ये अंडर डायग्नोस्ड रहता है कि लोगों को लगता है कि शायद एक्सरसाइज करने से सांस फूला है, या फिर जरूरत से ज्यादा उसको ओवर डायग्नोस कर लेते हैं कि जिसको भी एक्सरसाइज करने से सांस फूला तो उनको लगा कि उनको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा है और वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं। तो एक डॉक्टर यहाँ क्या कहना चाहेगा? बैठे बैठे सांस फूला किसी का, थोड़ा सा चलने से सांस फूला, टेस्ट कब करवाए फिर एक आम आदमी? देखिए, खतरे की घंटी को कब हम सोचें कि हाँ ये खतरे की घंटी बजी? जब भी किसी व्यक्ति को एस्थमा जैसे लक्षण है, जो 3 या 4 तरीके से लक्षण बोल सकते हैं, अगर उनको खांसी हो रहा है, अक्सर ये खांसी बलगम के साथ ज्यादा नहीं होता, इसमें बहुत कम बलगम होता है और बड़ी स्टिकी सी और बड़ी मुश्किल से निकलती है। ठीक है। दूसरा, सांस फूलने की तकलीफ। तीसरा जो है वीजिंग होता है, जो जब आप सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज आती है, वीजिंग। और चौथा है सुकड़न, छाती में जो टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस या सुकड़न जो महसूस होती है। तो ये 4 लक्षण हम ऐसे मानते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये एस्थमा स्पेसिफिक, मतलब खास तौर पर दमा के लक्षण है। तो ये टेस्ट करवा लें फिर? ये 4 लक्षण हैं जी, तो इसका मतलब है कि सस्पेक्ट हो गए, आप सस्पेक्ट हो गए, एस्थमा के चांसेस काफी हाई हैं। तो एस्थमा का डायग्नोसिस के लिए जब हम उसको करना चाहते हैं, तो एक तो इसके लक्षण, और फिर उसमें एक लेबोरेटरी की जांच बहुत जरूरी है, जिसमें हम एक लेबोरेटरी में सांस की जांच करते हैं, जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, या हम एक पीक फ्लो मीटर होता है जिसमें फूंक मारकर हम देखते हैं। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम ये देखते हैं कि हमारी सांस की नलियों में कितनी रुकावट है। तो जब हम लंबा सांस लेके पूरे जोर से छोड़ते हैं, अगर तो हमारी सांस की नलियां पूरी तरह से खुली हुई हैं, तो हम बहुत तेजी से उस सांस को बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारी सांस की नलियों में सिकुड़न है, बिल्कुल, तो जब हम सांस निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत धीरे से निकलेगा, क्योंकि उसमें रुकावट है। बिल्कुल। तो उसमें वो जो हमारा फ्लो होगा, सांस का जो फ्लो है, उसमें बहुत गिरावट आ जाएगी। तो उस चीज को हम मेजर कर लेते हैं। तो उस सांस के फ्लो की गिरावट से हम देखते हैं कि वो कितनी गिरावट है। और फिर क्योंकि हमने बोला, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि दमा की जो तकलीफ है ये रिवर्सिबल होती है। अगर आप एक दवाई का पफ लेते हैं तो ये बहुत जल्दी, ये जो सुकड़न है एकदम ठीक हो जाती है। तो अगर हमने एक बार जांच किया और हमें लगा कि इसमें बहुत ज्यादा रुकावट है, तो उसके बाद अगर हम उनको एक जो ब्रोंकोडायलेटर, जो दवा इसके लिए लेते हैं, उसका अगर हम 2 पफ्स दे दें और उसके 15 मिनट के बाद दोबारा से जांच करें और वो सांस की नलियां खुल जाएं और उसमें जो सांस में जो फ्लो में गिरावट थी वो एकदम बहुत कम हो जाए, जिसको हम रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, तो उससे हमारे को कंफर्म हो जाता है कि ये मरीज को दमा की बीमारी है। तो सांस के फ्लो में
उसकी जो फ्लो की गति में रुकावट और जो रिवर्स हो जाए, बिल्कुल ठीक, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिवर्स नहीं होती है तो उस केस में हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। डॉक्टर सरीन, पोल्यूशन से अस्थमा के और ब्रोंकाइटिस के अलावा और किन अमराज का खतरा रहता है? पोल्यूशन से सिर्फ लंग्स ही नहीं, लंग्स मेन इफेक्ट होते हैं, परंतु हार्ट भी होता है इफेक्ट, ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसका नेट रिजल्ट यही रहता है कि इंसान की सेहत में गिरावट आती है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सूरी आपसे। पहला तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि डायग्नोसिस सही होना चाहिए और वो हिस्ट्री, लक्षण और जांच के बाद कंफर्म हो गया। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इसको, क्योंकि दमा एक बीमारी नहीं है, बिल्कुल दमा में कई प्रकार हैं, बहुत सारी चीजें शामिल बहुत सारे, जैसे शुरू में आपने जो बताया बाहर का एक मुखौटा है, हाँ। जिसमें हम बोले कि सांस फूल रहा है, हाँ। उसमें वीजिंग है, उसमें है, लेकिन अंदर से वो कई प्रकार का है। बिल्कुल। तो कुछ में जिसको एलर्जेंस से होता है तो वो एलर्जिक अस्थमा है, लेकिन ऐसा भी ग्रुप है जिसमें एलर्जेंस नहीं है, जो बाद की एज में शुरू होता है, एडल्ट ऑनसेट अस्थमा है, राइट, कोई ओबेसिटी से भी लिंक्ड है, तो वो उसमें एलर्जिक फैक्टर्स नहीं है। तो जब हम एहतियात की बात करते हैं तो एहतियात में एक तो यही है कि जो मेन जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह से अस्थमा हो रहा है तो उनको अवॉइड कर, एलर्जन अवॉइडेंस, राइट, ट्रिगर अवॉइडेंस, राइट, बिल्कुल ठीक, लगातार लंबा इलाज लेना, बिल्कुल वो ऐसी दवाई लेना जिससे सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाए, वो दवाई तब भी लेनी है जब आपको लक्षण नहीं भी ये सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो ट्रिगर्स हैं उनसे बच के ऐसे मरीजों को रहना है। ब्रोंकाइटिस को लेकर अगर हम बात करें तो क्या अगर मेरे को किसी को ब्रोंकाइटिस के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक सलाह देनी हो तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई स्मोकिंग बंद कर दो, ऐसे वातावरण में ना जाओ जहां लोग स्मोक कर रहे हो, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी एक परेशान किल कर रही है। फिर कई बार ऐसे ऑक्यूपेशंस भी होते हैं जहां पे इंसान उन पोल्यूटेंट्स को ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है, जैसे अभी हमने कहा स्टोन क्रशर्स हैं, या अगर हम साधारण देखें जो चौक में खड़ा पुलिसमैन भी है वो भी क्योंकि ट्रैफिक की पोल्यूशन है तो वो उससे प्रभावित होता है। तो इसके लिए वो मास्क एक आते हैं, स्पेशल मास्क आते हैं जो कि इंसान वो पहन लेता है और जितने ये कुछ पोल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर हैं वो मास्क के ज़रिए प्रिवेंट हो जाते हैं। परंतु जो गैसेस हैं वो मास्क अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, वो गैसेस तो इफेक्ट करती ही हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी ऑक्यूपेशन की बात की, जी ऐसे कुछ खास ऑक्यूपेशन है जिसमें अस्थमा होता है। अच्छा, तो वो भी जानना जरूरी है, जैसे वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, हेयर ड्रेसिंग का काम है, या बेकरी है, बेकरी वर्क, बिल्कुल, या फार्मिंग रिलेटेड ऐसे। तो इस तरीके के कुछ ऑक्यूपेशन है जिनसे ऑक्यूपेशनल अस्थमा काफी कम चांसेस हैं। तो जो लोग इन ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं और उनको अगर खांसी है या सांस की तकलीफ है तो वो उस केस में, जैसे मैंने बोला दमा के कई प्रकार हैं, तो वो उसमें एलर्जन नहीं है लेकिन ये हो सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं डॉक्टर सरीन आपका और डॉक्टर सूरी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम में आए और अस्थमा को लेकर, दमा को लेकर और पोल्यूशन को लेकर आपने इतनी कारगर और इतनी काम की बातें हमारे नाज़रीन को बताई। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।